चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उसमें हम लोग करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये बच्चों, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये भी दरअसल स्टोइकियोमेट्री का ही पार्ट है। इट्स नथिंग न्यू। पिछले लेक्चर में हम लोग स्टोइकियोमेट्री से निपटे थे। ये भी स्टोइकियोमेट्री है, बट इन प्रीवियस लेक्चर हमने जो स्टोइकियोमेट्री देखी, दैट वाज अ वेरी सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। वहां पर क्या था कि रिएक्शन पूरी बैलेंस थी, हम लोग काम कर लेते थे आसानी से। आज इस लेक्चर में हम लोग एक नई बात पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट का यूज पिछली क्लास में हुआ ही नहीं, तो बताई नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत आसान थे। आज जो करने वाले हैं उसमें आप सीखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले एक एग्जांपल से, एक रिएक्शन से ही समझ लेते हैं कि क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। सो लेट्स डू लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट का एक हमसाया भी होता है या इसका एक साथी होता है, सो दैट इज एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट। बट जनरली क्या है कि इस आर्टिकल को लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें एक और रिएजेंट होता है, उसकी थोड़ी इज्जत कम है। क्यों कम है ये भी आपको समझ आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट ही बच्चों मेन होता है किसी भी रिएक्शन में, क्योंकि वही निर्धारित करता है कि रिएक्शन में क्या यूज होगा और कौन कितना बनने वाला है। इसकी कोई इसका जो है कोई रोल नहीं रहता है फाइनली आंसर्स में कि किसका कितना मास यूज होना है, किसका कितना मास बनना है, जैसे कि पिछले लेक्चर में करते थे। तो जरा समझो भाई, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, गौर से देखें। तो कोई एक आसान सी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस N2 प्लस 3H2. We are combining this nitrogen and hydrogen to form ammonia gas. Fine, ठीक। अब भाई क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? ऑफ कोर्स सर, इट्स परफेक्टली बैलेंस, सब कुछ एकदम सेम है दोनों साइड। ओके फाइन सर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन को अगर देखें तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि if we start with 1 mole of nitrogen gas, and combine this nitrogen, say, with 3 mole of hydrogen gas, then we get 2 moles of ammonia. है ना? ऐसा हमें ये रिएक्शन बताती है। अच्छी बात है। अब बच्चों जरा गौर करिए कि आपने क्या किया कि रिएक्शन की स्टार्टिंग करी, और किसी ने अगर 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल्स हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, तो फाइनली व्हाट हैपेंस, एंटायर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल गेट कंज्यूम्ड। हाँ, कंप्लीट खत्म हो जाएगा और फाइनली हमारे हाथ में 2 मोल अमोनिया के मिल जाएंगे। तो अगर कोई स्टार्टिंग करे इस रिएक्शन की यूजिंग 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सो व्हाट विल हैपन इफ यू स्टार्ट विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, देन व्हाट हैपन्स, फाइनली you are going to have 2 moles of ammonia, और साथ ही साथ रिएक्टेंट्स जो है वो 100% कंज्यूम हो जाएंगे। ना ही आपके पास बच्चों नाइट्रोजन बचने वाला है और ना ही हाइड्रोजन रहेगा। सो फाइनली व्हाट हैपेंस, एक तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया, और दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है, दूसरी बात ये भी होगी कि रिएक्टेंट्स आर fully consumed. Reactants are fully consumed, है ना? मतलब कोई कहे कि अच्छा ठीक है, नाइट्रोजन का फाइनल कंसंट्रेशन या फाइनल नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो आप कहेंगे 0। अच्छा ओके ठीक है, चलिए हाइड्रोजन के फाइनल नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो आप कहेंगे यहाँ भी 0, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया।
100% इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस अमोनिया गैस। अच्छी बात है। तो एक तो ये बात हुई, जब ऐसी परिस्थिति हो, इस तरह का हम लोग स्टार्टिंग करें, मतलब हम अगर क्या करें कि एक्चुअल जो नंबर ऑफ मोल्स लें उनका रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो से मिलता हो। जैसे कोई कहे अच्छा ठीक है 1 मोल नहीं ले रहे हैं सर, मान लीजिए हम ऐसा कर दें तो 2 मोल्स ले लें सर नाइट्रोजन के, और सर 6 मोल्स ले लें हाइड्रोजन के, तो तब क्या होगा सर? अगर ऐसा कर दिया है तब क्या होगा? तब भी बच्चों क्या होगा कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपका ये कंप्लीट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली एग्जॉस्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर देगा। आपने बस किया क्या, यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसने आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 की जगह 2 हो गया और 3 की जगह जो है 6 हो गया। अब यहाँ 2 कर दिए थे, यहाँ 4 हो जाएगा। तो इससे क्या मिलने वाला है? नाउ यू आर गोइंग टू हैव 4 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, है ना। तो यहां पर आपने क्या किया, ठीक उतने ही मोल्स लिए जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, ठीक उतने ही मोल्स यू स्टार्ट विथ which is exactly equal to stoichiometric coefficient. But in this second experiment what you did, आपने stoichiometric coefficient जो था उसके 2 गुने मोल्स लिए, तो प्रोडक्ट भी आपका 2 गुना आ गया। लेकिन यहां भी एक बात कॉमन है कि रिएक्टेंट्स यहां भी पूरी तरह से कंज्यूम हो जाने वाले हैं। यहां भी क्या हो जाने वाला है, यहां भी बच्चों नो रिएक्टेंट्स लेफ्ट, मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं, यहां भी बच्चों जो रिएक्टेंट्स हैं वो फुली कंज्यूम्ड होने वाले, कुछ हाथ में बचेगा नहीं, फुली कंज्यूम्ड। अच्छा, अगर इस तरह का मसला हो तो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट की बात ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों रिएजेंट जो हैं, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉरी, ये जो रिएक्टेंट साइड होते हैं, इन्हें हम रिएजेंट कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हुए, दोनों के दोनों जो है निपट गए। वैसे क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसमें एक टर्म होता है रिएजेंट, एक टर्म होता है सबस्ट्रेट। तो होता क्या है कि रिएजेंट जो होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन चलिए अभी चूंकि हमें उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस एक्सेस रिएजेंट से मतलब है। तो रिएजेंट जो टर्म है वो किसके लिए अभी यूज हो रहा है, यू प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट रिएजेंट इज बीइंग यूज्ड हियर फॉर रिएक्टेंट्स, है ना, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स के लिए ये रिएजेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो अगर आपने कंप्लीट जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, उसी रेशियो में आप नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो आपके रिएक्टेंट्स जो है 100% कंज्यूम होने, कुछ बचेगा नहीं। तो पहले तो ये बात जाननी जरूरी है। जब ये बात ठीक से समझ में आएगी, देन वी विल मूव टू दिस लिमिटिंग रिएजेंट। तो भाई ये रिएक्टेंट्स का पूरी तरह कंजम्पशन कब होगा? तो फॉर full consumption of reactants, इनका कंप्लीट कंजम्पशन कब होगा? जब क्या हो, जब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है, ये तब होता है when ratio of number of moles of reactants is equal to ratio of stoichiometric coefficients, ठीक। अगर ऐसा है तब आप कहेंगे कि ठीक है, अब भाई कंप्लीट कंजम्पशन रिएक्टेंट्स का हो जाएगा, रिएक्टेंट में से कोई बचने वाला नहीं है, पूरे निपट जाएंगे। अच्छा,
क्या ऐसा भी होता है कि सर कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट्स कंज्यूम ना हो, रह जाएं? बिल्कुल होता है। और जब ऐसा होता है तभी तो फिर नंबर आता है लिमिटिंग रिएजेंट्स का। कैसे? देखो जरा गौर समझे, जरा बच्चों गौर से समझे। उसी रिएक्शन को हम यहाँ फिर से लिखते हैं। सो व्हाट वाज द रिएक्शन? तो रिएक्शन वाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि कंप्लीट कंजम्पशन रिएक्टेंट्स का कब होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके मोल्स दिए हैं उनका रेशियो देखिए, अगर वो रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो से मैच कर गया तब आप मान के चलिए कि अब भाई रिएक्टेंट्स कंप्लीट कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक। अब बात की जाए कि क्या कुछ और भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है क्या कि रिएक्टेंट्स कंज्यूम ना हो? हाँ, हो सकता है। कैसे? देखो, सो लेट्स रीराइट दैट इक्वेशन। सो N2 plus 3H2 and let's say this gives 2NH3। बच्चों गौर करिए, गौर से देखें। अब हमने मान लीजिए नाइट्रोजन तो चलिए ठीक है, 1 मोल से ही स्टार्ट किया, लेकिन यहां थोड़ी गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी क्या कर दी? यहां 2 मोल्स ले लिए, यहां 2 मोल्स ले लिए। अब पूछे भाई बताइए अब क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो से ये जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है और ये जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर इन दोनों मोल्स का आप रेशियो देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और number of moles of hydrogen, so this ratio is 1:2। और कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स अगर देखा जाए, रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, so that ratio is 1:3। that ratio is 1:3। तो गड़बड़ हो गई, सब मामला चौपट हो गया। कुछ चौपट नहीं हुआ, बस इतनी सी बात हुई कि अब ये नहीं होगा। फुल कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि मोल्स का रेशियो और कोफिशिएंट्स का रेशियो 1 बैठे, तो सर ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। अगर नहीं बैठे तब जरा समझो। देखो पहले इसको हम थोड़ा आपको एकदम साधारण भाषा में समझाते हैं, फिर टेक्निकल बात करेंगे। बच्चों अगर 1 मोल नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 3 मोल हाइड्रोजन होनी चाहिए, तभी आप वो 1 मोल नाइट्रोजन को कंप्लीटली कंज्यूम करवा पाइएगा। अब आपने क्या किया, नाइट्रोजन तो 1 मोल ले ली, लेकिन हाइड्रोजन की जरूरत थी 3 मोल की, आपके पास हाइड्रोजन की कमी पड़ गई। 3 मोल्स कंप्लीट रिक्वायर्ड थे, लेकिन आपके पास था ही नहीं हाइड्रोजन, आपके पास 2 ही मोल था। तो क्या होगा? नाइट्रोजन कहेगा नहीं नहीं हम भाई तो तभी कंज्यूम होंगे जब तुम 3 मोल्स लाओगे, 3 से कम लाओगे तो कैसे चलेगा बताइए। तो आप कहेंगे अरे नाइट्रोजन, अच्छा ठीक है तुम पूरे कंज्यूम ना हो, कुछ तो कंज्यूम होगे भाई। हम अगर आपके पास 3 मोल्स हाइड्रोजन लाते तब आप पूरी तरह से कंज्यूम होते, ठीक बात है। अब नाइट्रोजन नहीं है मेरे पास, 2 ही मोल है, तो चलो कुछ तो कंज्यूम हो जाओ। तो नाइट्रोजन का कहेगा अच्छा ठीक है हम कुछ कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं होंगे जान लो, क्योंकि तुम तो 3 मोल हाइड्रोजन लाई नहीं, हमें तो 3 मोल की जरूरत थी। अच्छा ठीक है भाई नाइट्रोजन तुम कुछ हिस्सा कंज्यूम हो जाओ, कुछ हिस्सा रह जाओ, पूरी तरह से मत रिएक्ट करो। नाइट्रोजन कहेगा ओके फाइन। तो क्या होगा बच्चों, बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन व्हाट विल हैपन? क्या होगा कि ये हाइड्रोजन की जरूरत थी ज्यादा, पड़ गई आपके पास कम, तो नाइट्रोजन पूरी तरह से रिएक्ट नहीं होगा, कुछ नाइट्रोजन छूट जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन पूरी तरह से रिएक्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन पूरी तरह से रिएक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पूरी तरह से रिएक्ट नहीं हो पाएगा। ये तो पूरी तरह से तब रिएक्ट होता जब तुम 3 हाइड्रोजन के मोल्स लाते, 3 मोल्स हाइड्रोजन लाते। तो आप तो 3 मोल ला ही नहीं पाए, तो क्यों रिएक्ट करेगा पूरा? तो
by the end of the reaction, what will happen? Hydrogen will get consumed completely and some portion of the nitrogen will remain unused. तो जो कंप्लीट यूज हो गया वही बच्चों लिमिटिंग होता है, वही लिमिटिंग होता है, और जो बच गया वही एक्सेस होता है. बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है. क्या है लिमिटिंग? जो पूरी तरह से खर्च हो जाए, और जो पूरी तरह से खर्च ना हो पाए वही एक्सेस है. तो सवाल है कि सर आपने तो ये बता दिया कि हाइड्रोजन आपका पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा. आई एम एग्री, बट क्या हम ये बता पाएंगे कि हमारा कितना नाइट्रोजन एक्चुअल यूज होगा आउट ऑफ दिस 1 मोल? सर फिर क्या हम ये भी बता पाएंगे कि हाउ मच दिस अमोनिया इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड? इफ देयर वुड हैव बीन से 3 moles ऑफ नाइट्रोजन, देन एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ एंड सिंपल. 1 मोल इसके, 3 मोल इसके, तो अमोनिया बन गया 2 मोल. कितना आसान था सर. अब तो बड़ा झंझट हो गया. अब ये 2 मोल आ गया तो आप कह रहे हैं ये भी पूरा खर्च नहीं होगा. तो सवाल आएगा ये कितना खर्च हुआ? अमोनिया फिर कितना बना? अच्छा, ये बात तो समझ में जरूर आती होगी कि अमोनिया जितना भी बने लेकिन 2 मोल से तो कम ही बनेगा. क्यों भाई? 2 मोल तो तब बनता कि जब इसके 1 मोल इसके 3 लेते तो ये 100% कंजम्पशन हो जाता, तब 2 मोल्स बनते. अब तो इसके 3 मोल कंज्यूम ही नहीं हो पा रहे. हमारे पास तो 2 ही मोल हैं, तो हमारा कच्चा माल ही जो है कम पड़ गया, तो प्रोडक्ट भी कहां से बन जाएगा उतना? ये कच्चा माल है ना. रिएक्टेंट्स क्या है? कच्चे माल है. दीज आर फिनिश्ड प्रोडक्ट. कच्चा माल कम पड़ गया तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा. तो ये बात तो जरूर समझ में आनी चाहिए. कितना बनेगा भी देखते हैं, लेकिन 2 मोल तो कभी नहीं बन सकता, उससे तो कम ही बनेगा. अगर ये बात समझ में आ रही है तो यू आर गेटिंग एवरीथिंग. 2 मोल से कम बनेगा, कितना बनेगा भी देख लेता है. तो भाई इस रिएक्शन में क्या हुआ कि हाइड्रोजन का कंप्लीट कंजम्पशन हो गया. हाइड्रोजन का जो है वो कंप्लीट कंजम्पशन हो गया. अच्छी बात है. और जो अपनी नाइट्रोजन थी उसका कंप्लीटली कंजम्पशन नहीं हो पाया. तो इसमें क्या हुआ? कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसका इनकम्प्लीट कंजम्पशन हुआ. इनकम्प्लीट कंजम्पशन हुआ. ठीक बात है. ये तो पूरी तरह से खर्च हुआ ही नहीं. या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कब समाप्त होगी? बाय द एंड ऑफ रिएक्शन व्हाट हैपेंस? हाइड्रोजन लेफ्ट, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि नो हाइड्रोजन इज लेफ्ट. ये तो बचा ही नहीं, ये तो पूरा ही निपट गया. बट सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन इज स्टिल लेफ्ट, और you can say this is unused. What was that? This was unused nitrogen. कुछ नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं हो पाया. हाइड्रोजन का पूरा प्रयोग कर लिया, नाइट्रोजन कुछ बच गई. अब जब आप ऐसा देखें कि कोई रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए और कुछ पार्ट बच जाए, कुछ रिएक्टेंट बच जाए, तो जिसका 100% कंजम्पशन हो रहा है वही बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो बच गया वही बच्चों एक्सेस रिएजेंट है. बस इतनी सी डेफिनेशन है. कोई इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य नहीं है, बस इतनी सी बात है. तो कोई कहे कि क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? तो लिमिटिंग रिएजेंट की क्या डेफिनेशन कहेंगे? तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो 100% कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, बचे नहीं. जो 100% कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, बचे नहीं. सो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी? सो रिएक्टेंट विच इज consumed 100% during 100% 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 100
द कोर्स ऑफ रिएक्शन, या इससे भी ज्यादा बढ़िया शब्द होगा विच इज कंज्यूम्ड 100% बाय द एंड ऑफ रिएक्शन, बाय द एंड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन खत्म होते होते ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाए, देन यू कॉल सच रिएजेंट एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हो जाता है बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छी बात है। अब कोई कहे एक्सेस रिएजेंट की डेफिनेशन, बस इतनी सी बात है कि जो 100% कंज्यूम ना हो, कुछ बच जाए, वो होता है एक्सेस रिएजेंट। उसको भी लिख लेते हैं बच्चों। तो यहां पर अपना लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में अपना लिमिटिंग रिएजेंट हुआ क्या पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है? हाइड्रोजन। फॉर दिस एग्जांपल, अब रिएक्शन जैसे जैसे चेंज होगी और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स का इनटेक चेंज करेंगे वैसे वैसे चेंज होते रहता है। देखो, अब बच्चों बात करी जाए एक्सेस रिएजेंट को भी थोड़ा सा वर्ड्स में लिख लेते हैं। एक्सेस रिएजेंट क्या हुआ? एक्सेस रिएजेंट क्या हुआ? ये एक्सेस रिएजेंट देखो, तो ये ऐसे रिएक्टेंट हैं जो 100% कंज्यूम नहीं होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे? रिएक्टेंट्स which are not consumed 100% by the end of reaction, या इसका मतलब ये भी हुआ कि रिएक्शन खत्म होती है लेकिन ये खत्म नहीं हो पाते। तो some portion remains unused. कुछ पार्ट अनयूटिलाइज्ड रह जाता है, अनयूज्ड रह जाता है। सो दैट इज योर एक्सेस रिएजेंट। फॉर द प्रीवियस एग्जांपल, अपना जो एक्सेस रिएजेंट है वो क्या है? नाइट्रोजन गैस। सो दैट वाज योर एक्सेस रिएजेंट। ओके, तो ये तो रहा लिमिटिंग और एक्सेस। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर देखेंगे उसमें एक्सेस कौन है, लिमिटिंग कौन है। देखो, एक और करते हैं, वही रिएक्शन लिखते हैं जो अभी रिएक्शन लिखे थे ना बच्चों, सेम रिएक्शन, नो चेंज। So I am rewriting the same reaction here, N2 plus 3H2. बच्चों, you must study like if ऐसी कोई सर्कमस्टेंस आ जाए कि आपको किसी को समझाना पड़े, पढ़ाना पड़े, तो आप उतनी एफिशिएंटली समझा पाए जितनी एफिशिएंटली आप समझ रहे हैं। Then only you are doing the, or you can say then only you are on the right track. अब तुम खुद ही किसी लायक होनी तो क्या समझाओगे किसी को? तो इतना अच्छे से उसको समझिए बारीकी से कि अगर कभी ऐसा मौका पड़े कि किसी को बताना पड़े तो सामने वाले को भी आप उतनी एफिशिएंटली बता पाए। और एफिशिएंटली कौन बता पाएगा? जिसे खुद आता हो बेसिक्स। ओके, तो अब क्या हुआ कि यही रिएक्शन तो एक ही है, अब थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? परिवर्तन ये है कि 6 मोल्स ले लिए हमने हाइड्रोजन के, फाइन, और नाइट्रोजन के ले लिए से 1 ही मोल लिया। ओके, अब क्या होगा? कौन लिमिटिंग, कौन एक्सेस? तो भाई, अगर आपने नाइट्रोजन का 1 मोल लिया तो नियमतः आपको 3 मोल्स हाइड्रोजन के लेने चाहिए थे। तब रिएक्शन में क्या होता कि 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम होता और 3 मोल्स कंज्यूम होते हाइड्रोजन के, और 2 मोल्स NH3 बन जाता। अब आपने क्या कर दिया? 1 मोल तो लिया नाइट्रोजन और जरूरत थी 3 की, ले आए 6। जरूरत थी 3 की और ले आए 6, तो क्या होगा? जिसकी जितनी जरूरत नहीं है तो बच जाएगा। तो इन दिस, इफ दिस इज द कंडीशन और सिनेरियो,
कोई कहे कि क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट को बच्चों में LR से लिख दे रहा हूं। तो सर यहां लिमिटिंग रिएजेंट अब नाइट्रोजन हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सेस रिएजेंट बताओ बेटा क्या होगा। सर यहां पर एक्सेस रिएजेंट सर हाइड्रोजन है। अच्छा अभी तो तुम बता रहे थे कि इसी रिएक्शन में लिमिटिंग होगा तुम्हारा हाइड्रोजन और एक्सेस होगा नाइट्रोजन। अब उसी रिएक्शन में तुम बदल रहे हो अपनी बात, अब कह रहे हो लिमिटिंग नाइट्रोजन और एक्सेस हाइड्रोजन। ऐसा कैसे सर? लिमिटिंग रिएजेंट क्या है रिएक्शन के माथे पे थोड़ी लिखा है। रिएक्शन देख के कोई नहीं बता सकता कि कौन है लिमिटिंग और कौन है एक्सेस। अच्छा तो क्या देख के बता सकते हो? सर हमें देखना पड़ेगा कि किस रिएक्टेंट के आपने कितने मोल्स लिए हैं, उसको देख के हम बता पाएंगे कि सर कौन सा लिमिटेड कौन सा एक्सेस। हो सकता है कि मोल के एक कॉम्बिनेशन के लिए जो चीज लिमिटिंग हो, दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए वो एक्सेस हो जाए, जैसे कि यहां पे हुआ। तो एक बात और समझी क्या, कि रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कौन है लिमिटिंग कौन है एक्सेस। कब बताओगे? जब रिएक्टेंट्स के मोल देखोगे, देन यू एसेस कि अच्छा ठीक है ये पूरा खर्च हो जाएगा तो यही लिमिटिंग है, जो खर्च नहीं हो पाएगा वही एक्सेस है। और लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा रिएक्टेंट में से ही कोई होगा, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए 3 रिएक्टेंट हैं, 2 पूरे खर्च हो गए, एक छूट गया, तो वही 2 लिमिटिंग होंगे। कभी भी प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट ऐसी बात नहीं करनी है। चलिए तो इन 2 बातों को लिखा जाए। तो क्या काम की 2 बातें हुई? पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जस्ट बाय watching the reaction, कॉमा, हो सकता है कुछ एक्सेस ही ना हो, सब कुछ लिमिटिंग हो, सब कुछ पूरा खर्च हो जाता हो जैसा अभी तक करते हैं। तो जस्ट बाय वॉचिंग द रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट कांट बी डिसाइडेड। इसका डिसीजन नहीं हो सकता है बच्चों, कांट बी डिसाइडेड। तो कैसे करोगे? तो टू डिसाइड अबाउट दिस लिमिटिंग रिएजेंट, आपको क्या करना होगा, कॉमा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all reactants must be given. सभी रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स तो बच्चों मालूम होने ही चाहिए, तभी डिसाइड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, अब जो बात लिमिटिंग के लिए एप्लीकेबल है वही एक्सेस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मैंने एक्सेस को नहीं लिखा है, तो अंडरस्टूड है। लिमिटिंग पता चल जाएगा तो एक्सेस भी पता चल जाएगा। हाँ, सेकेंड थिंग इज व्हाट, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, दिस इज स्ट्रिक्टली बिलोंग टू रिएक्टेंट्स। कोई भी प्रोडक्ट बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। सो ये है तो बहुत बेसिक, बट याद रखनी है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट कांट बी अ प्रोडक्ट। हमेशा ध्यान रखिए कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो रिएक्टेंट से चुना जाता है, प्रोडक्ट से नहीं। रिएक्टेंट से चुना जाता है, प्रोडक्ट से नहीं। ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लिमिटिंग और एक्सेस का। गौर से देखो बच्चों, फिर मैं आपको इसका भी एक शॉर्टकट बताता हूं। पहले तो आपकी समझ डेवलप हो जाए। समझ जो है कंप्लीट लॉन्ग कट से ही डेवलप होती है, फिर शॉर्टकट तो हम लोग क्वेश्चंस के लिए करते हैं। तो लेट्स से अगेन अ केमिकल इक्वेशन इज गिवन, इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। गौर से देखेंगे बच्चों। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, लिमिटिंग कौन है और एक्सेस कौन है, उसके लिए भी इक्वेशन को तो बैलेंस करना ही होगा, नहीं तो नहीं बता पाओगे।
तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि यू मस्ट हैव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस्ड है, जरा गौर से देख लीजिए। यहां जो B है दैट इज बोरॉन, Li is lithium, so there are 6 lithium on the reactant side, 6 on product side, fine. 6 hydrogen on reactant side, product side, there are also 6 hydrogen, fine. Boron, this B is boron, so there are 8 boron, और यहाँ पर बच्चों 6 यहाँ पर और 2, तो 6 plus 2 8 borons. And fluorine 8 into 3 that is 24, और 6 into 4 24, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास बैलेंस है। ओके, अब चलो इस एग्जाम्पल में हम 2 केसेस करते हैं, ठीक है? तो आपकी जो समझ है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में एकदम पक्की हो जाएगी। देखो बच्चों, देखो जरा, फिर इसका एक मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है कि भाई हमने लिथियम जो हाइड्राइड है, LiH मीन्स लिथियम हाइड्राइड, तो इस लिथियम हाइड्राइड के से 3 मोल्स लिए। ओके, 3 मोल्स इसके ले लिए, और ये जो है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड कहेंगे बच्चों इसको। सो इसके से बात करते हैं 3, ओके 5 मोल्स ले लिए इसके बच्चों, 5 मोल्स ले लिए। तो पहला सवाल कि क्या ये दोनों ही 100% कंज्यूम होने वाले हैं? क्या ये दोनों 100% कंज्यूम होने वाले हैं? तो पहले तो आप यही चेक कर लें कि ऐसा होने वाला है कि नहीं। तो कैसे? तो कोफिशिएंट्स का रेशियो तो भैया 6:8 है, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका रेशियो भैया 3:5 है। ये डेफिनेटली जो है अलग अलग है। ये क्या है? अलग है, अलग है, ठीक है। तो इससे ये बात तो तय हो गई, इससे ये बात तो तय हो गई कि जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, बोथ रिएक्टेंट्स आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम फुली, या बोथ रिएक्टेंट्स not to be consumed 100%, not to be consumed 100%। ये जो है पूरी तरह से निपटने वाले नहीं हैं दोनों। ठीक है भाई सर, ये बात तो समझ आ गई। अब बताइए कौन पूरा जाएगा और कौन रह जाएगा, ये कैसे पता चले? एक तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा दिमाग का यूज करें तो आप देख के ही बता सकते हैं, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, देखो बच्चों, इस रेशियो को अगर आप सॉल्व करें, सो दिस रेशियो कम्स एज 3:4 एंड दिस रेशियो कम्स एज 3:5। अच्छा, हमारे इस रेशियो में जो ऊपर है, मतलब जो न्यूमरेटर में है, दैट इज LiH। न्यूमरेटर में इसको स्थान मिला। डिनोमिनेटर में किसको स्थान मिला? डिनोमिनेटर में है दिस बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, है ना। आप चाहें बच्चों तो यू कैन ऑल्सो राइट द नेम्स धीमे धीमे इन द केमिस्ट्री, एज नेम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज यू गेट सम न्यू कंपाउंड प्लीज नोट डाउन द नेम। तो धीमे धीमे आपके पास ये नेमिंग का भी कंपाइलेशन होता रहेगा, आपको याद रहेंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज lithium hydride and this is what, this is boron trifluoride, FluorID। so this is boron trifluoride, fine। गौर करिए, तो न्यूमरेटर तो दोनों का एक जैसा है, डिनोमिनेटर में ये बोरोन ट्राईफ्लोराइड ज्यादा है, डिनोमिनेटर में बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। इस साइड जो आप देख रहे हैं, ये जो 6/8 या 3:4 लिखा है प्यारे बच्चों, ये कोफिशिएंट्स का रेशियो है। ये क्या है? ये जो है कोफिशिएंट्स का रेशियो है। और इस साइड जो आप देख रहे हैं वो आपके मोल्स का रेशियो है। तो कोफिशिएंट में लिथियम हाइड्राइड ऊपर है, बोरॉन फ्लोराइड नीचे है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड वही आपने यहां भी किया, और आपको यहां पे लगा कि यार ये तो ज्यादा है, जितना नहीं होना चाहिए।
तो पता चल गया कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड क्या है, एक्सेस है। लिथियम हाइड्राइड क्या है, लिमिटिंग है। ये आप और आसानी से कर सकते हैं। देखो ये 6 मोल्स हैं तो इसके 8 मोल्स होने चाहिए। अब इसके 3 मोल्स कर दिए, मतलब इसको आधा कर दिए, तो उसको भी आधा करोगे ना, तो यहाँ पे 4 मोल्स होने चाहिए, जबकि आपने लिए हैं 5। ये सब देख के बता सकते हैं। जिसका थोड़ा सा मैथ्स बेसिक मजबूत है, देखो टू कंज्यूम 6 मोल्स ऑफ दिस लिथियम हाइड्राइड 8 मोल्स ऑफ बोरोन ट्राईफ्लोराइड्स आर रिक्वायर्ड। यहां 6 तो यहां 8, तो यहां 3 तो यहां 4, यहां 60 तो यहां 80। बस ऐसे बता सकते हैं। अब चूंकि यहां 3 ले लिए तो यहां 4 लेने चाहिए थे, लेकिन ले लिए 5, तो कौन बच गया? बच गया ये BF3। तो कौन पूरी तरह से खर्च हो जाएगा? LiH। अब आप ये भी बता सकते हैं, अच्छा क्या तुम ये बता सकते हो कि कितना BF3 बचेगा? हाँ सर, एकदम बता सकते हैं। कैसे? सर अगर इसके 3 मोल लेंगे तो ये 4 मोल्स ही कंज्यूम होगा, जबकि आप लिए हुए हैं 5, तो सर इसका 1 मोल बच जाएगा। This 3 moles will get completely consumed. 4 moles of this BF3 will get completely consumed. Only 1 mole of this BF3 is going to remain unused. That's it. 1 मोल इसका बचेगा। ये भी देख के आप बता सकते हैं। एनीवेज, कई बार कैलकुलेशन इतनी इजी नहीं रहती, कई बार बच्चों और भी हो सकता है रिएक्टेंट 3-4 और आ जाए, तो हमारे पास एक ऐसी भी मैकेनिज्म होनी चाहिए। ये तो ठीक है, ये तो बेसिक ऐसे ही होता है कि हम कितना भी बड़ा सवाल आए एक झटके में आंसर कर दें, उसका भी तरीका है। देखो तो एनीवेज, तो ये तो समझ में आ गया कि दोनों पूरी तरह से खर्च होंगे नहीं। और फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट इज LR को थोड़ा इज्जत देते हुए थोड़ा सा उसको हम हाईलाइट करके लिखते हैं। व्हाट इज LR एंड व्हाट इज ER, एक्सेस रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। यही 2 बातें हमें समझनी है। तो यहां पर बच्चों जो LR है, जो लिमिटिंग है, जो पूरी तरह से खर्च हो रहा है, दैट इज लिथियम हाइड्राइड, और जो बच जा रहा है दैट इज बोरोन ट्राईफ्लोराइड। और हम यहां तो देख के बता ही दे रहे हैं 1 मोल बचेगा। एनीवेज, तो ये हो गया। अब बच्चों मुझे लग रहा है कि आप लिमिटिंग क्या है और एक्सेस क्या है ठीक से समझ ही गए हैं। तो अब उसी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको फाइनली एक ट्रिक बता रहा हूं, या शॉर्टकट कह लें, जो भी कहना चाहें, जिससे कि आप कितने भी रिएक्टेंट्स दिए आप तुरंत एक झटके में बता देंगे कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। ठीक, देखो कैसे। तो ये लिमिटिंग और एक्सेस को पहचानने का एक शॉर्टकट मेथड है बच्चों, उसमें एकदम आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट अप्लाई द मेथड एंड गेट द आंसर, दैट्स इट। देखो क्या मेथड है। तो से एक मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखी, से दिस इज अल्फा A प्लस बीटा B प्लस गामा C प्लस डेल्टा D। खूब लंबी चौड़ी रिएक्शन है, 4 रिएक्टेंट हैं। प्रोडक्ट कितने हैं हमें मतलब नहीं, हमें कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट को कोई मतलब नहीं। तो भैया तुम जितने भी हो बने रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों। अब उसके साथ साथ क्या हुआ, क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए। क्वेश्चन में आपको क्या किए, मोल्स दे दिए। तो ये जो रिएक्टेंट A है इसके मोल दे दिए Na, इसके मोल्स दे दिए Nb, इसके मोल्स Nc, इसके मोल्स Nd। अब तुमसे एक सवाल पूछा गया, बताइए कि क्या सारे रिएक्टेंट्स फुली कंज्यूम हो जाएंगे, और अगर नहीं तो कौन कंज्यूम होगा, कौन बचेगा। तो देखो बच्चों ध्यान रखिए, सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे पहला स्टेप हमेशा की तरह क्या है, बैलेंस द रिएक्शन या बैलेंस द इक्वेशन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस द इक्वेशन। ओके, नाउ यू हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन। आपने हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। नाउ स्टेप 2, व्हाट इज स्टेप 2। अब आपको क्या करना होगा, आपको कंपेयर करना होगा। क्या कंपेयर करना होगा, नाउ यू कंपेयर दिस Na डिवाइडेड बाई अल्फा, फिर Nb डिवाइडेड बाई बीटा, ओके,
NC डिवाइडेड बाई गामा एंड ND डिवाइडेड बाई डेल्टा, इनको कंपेयर करिए तो क्या हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि सब इक्वल हो जाए जैसे अभी किए थे, तो क्या सीखे, अगर सब इक्वल हो गए तो कोई बचने वाला नहीं है, ऑल 4 या जितने भी रिएक्टेंट हैं सब पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएंगे। तो अब जब इन चारों की वैल्यू लिखे तो क्या हो सकता है, क्या परिस्थितियां जनरेट हो सकती हैं। तो इफ यू कंसीडर केस फर्स्ट, सो देयर मे बी कि ये तो आसान हो गया कि अगर Na बाई अल्फा, दिस Nb बाई बीटा, this Nc by gamma and this Nd by delta, if all are same, this means that all reactants are fully consumed, तो यहां तो लिमिटिंग रिएजेंट की बच्चों बात ही नहीं आई, सब खर्च हो गए, तो क्या लिमिटिंग, सभी लिमिटिंग है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब मेन क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए बच्चों की, ऐसा हो जाए कि सब इक्वल ना हो, कुछ बड़ा कुछ छोटा, कुछ बड़ा कुछ छोटा, तो जो सबसे छोटा रेशियो होगा वही बच्चों लिमिटिंग होगा, वही तो लिमिटिंग होगा। जो सबसे छोटा रेशियो होगा इनमें वही लिमिटिंग होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, जैसे हमने कहा कि यहां 1 है, यहां 2 है, होना चाहिए 1 और यहां पे 2 होना चाहिए, यहां 1 होना चाहिए, यहां 2 होना चाहिए। अब 1 की जगह 0.5 हो गया और यहां 2 ही लिखा हुआ है, तो जिसमें कमी आती है बच्चों वही ना लिमिटिंग होता है। तो इसको यूज करके आप डायरेक्टली एक झटके में बता देंगे सर ये लिमिटिंग है, सोचना ही नहीं है कि कौन कितना खर्च हो रहा है, जस्ट आंसर, दैट्स इट। देखो अब बात करते हैं बच्चों सेकंड केस की। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि इफ all these ratios are not same, ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा कि जिस रिएक्टेंट का रेशियो बच्चों सबसे छोटा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, सो द रिएक्टेंट with smallest ratio, हो गया, आपको झंझट ही नहीं, एक झटके में यू आंसर कि हाँ सर ये हो गया अपना लिमिटिंग रिएजेंट और मामला द एंड, निपट गया लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे एक चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगी। तो लेट्स से अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन, और एक हाइपोथेटिकल ऐसे ही हम लिख देते हैं जिससे कि हमने जो समझा है उसको अप्लाई कर पाए। सो दिस इज 2a plus b plus 3c and this gives p plus 2q. Fine, this reaction is given. Okay, now number of moles for A, B and C are, let's say 3, 2, 6 respectively. Okay, अब इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई। फर्स्ट थिंग इज फाइंड पार्ट 1, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बताना है बच्चों, पहले तो तुम्हें यह बताना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, अच्छी बात है, ये बता दिए। फिर आपको यह भी बताना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स actually used oblique
ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, सब कुछ बताना है, मतलब ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सब कुछ बताना है। अब इस एक क्वेश्चन से क्या होगा कि ये जो भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा आप बच्चों बहुत ही इजीली कर पाएंगे, यू कैन हैंडल इट्स वेरी इजीली। इसको बस ध्यान से समझ लीजिए तो लिमिटिंग रिएजेंट की पूरी कथा जो है वो एकदम स्पष्ट हो जाएगी कैसे करना रहता है। चलो देखें जरा क्या होगा बच्चों। तो वो जो पीछे इक्वेशन थी उसको मैं फिर से लिख लेता हूं। सो इट वाज 2a plus b plus 3c and this gives p plus 2q। फाइन। अब अगर मोल्स की बात की जाए तो मोल्स भी बच्चों दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो a के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स थे, these number of moles were 3, for b it was 2 and for c it was 6। ओके, अब गौर करिए बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो क्वेश्चन में ये गिवन होना चाहिए कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेट्स से दैट दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। चूंकि ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन, मैं केवल आपको लिमिटिंग रिएजेंट को समझाने के लिए इस तरह से ये प्रपंच रचाया है हमने। और ये प्रोडक्ट क्या है, पी और क्यू, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन इससे ये जरूर लेना देना है कि ये कितने बनेंगे, है ना। तो ये इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। लेट्स से दिस इज गिवन, आप क्वेश्चन में लिख लीजिए इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, अब भाई पहला स्टेप तो निपट गया, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो फिर दूसरा स्टेप क्या है, कंपेयर करने रहते हैं रेशियो। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा Na/2, फिर हमने लिखा Nb/1 और फिर लिखते हैं बच्चों Nc/3। ऐसे ही करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट। तो कितनी वैल्यू आई इनकी जरा देखो। एक काम करते हैं, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं तो ठीक रहेगा। ओके, तो सबसे पहले करते हैं Na/1। ए का कोफिशिएंट 1 है, B के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट, C के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट। सो हाउ मच आर द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अब ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों पहला स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप करते हैं। तो Na/2, ठीक, A के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट, उसके बाद B के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट, देन C के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट। तो A के नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है क्वेश्चन में, 3। सो यू राइट 3/2। अच्छा ठीक है। B के नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, सो इट इज गिवन 2, सो 2/1। ओके, एंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर C दिस इज गिवन एज अगेन 6, तो 6/3। तो बच्चों ये हो गया 2। अब जरा गौर करिए, इन तीनों रेशियोज में कौन कौन से 3 रेशियो की बात हो रही है बच्चों, इन 3 रेशियोज की बात हो रही है। Na बाई कोफिशिएंट ऑफ A, फिर Nb बाई कोफिशिएंट ऑफ B, फिर Nc बाई कोफिशिएंट ऑफ C। आउट ऑफ दीज 3 रेशियोज फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि क्या सबके सब एक जैसे हैं, तो बिल्कुल नहीं। यहां पर सर क्या हो जा रहा है, सबके सब एक जैसे तो नहीं है, हाँ 2 जरूर एक जैसे हैं। तो यहां पर सर ये जो Na/2 है दिस इज लेस देन दिस Nb/1 बट दिस इज इक्वल टू Nc/3। अब सब एक जैसे नहीं है तो क्या सीखे, जो रेशियो सबसे छोटा है वही रिएक्टेंट लिमिटिंग है। तो इससे एक झटके में पता चल गया कि कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट है अपना, तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो गया A। अब अगर मान लीजिए इस ट्रिक का यूज ना करें,
तो क्या हम नहीं बता पाएंगे? तो भी बता पाएंगे, लेकिन थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा सोचना होगा। तकलीफ क्या, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो कैसे, देखो अगर हम ये सब नहीं जानते हैं, ये तरीका नहीं जानते हैं, झटके में लिखना नहीं जानते, तो भी कर सकते हैं। बहुत इजी। कैसे बच्चों? 2 मोल, 1 मोल, 3 मोल, 2 1 3 होना चाहिए। तो इसको डबल कर दिया आपने 6, तो इसको भी आपने डबल कर दिया 2, तो आपको इसको भी डबल करना चाहिए था ना, इसको 4 करना चाहिए था ना। तो अगर आप 4 मोल्स ऑफ A, 2 मोल्स ऑफ B एंड 6 मोल्स ऑफ C लेते तो कोई नहीं बचता, कोई नहीं बचता। इनको तो आपने डबल कर दिया, इसके साथ नाइंसाफी कर दी, ये कम पड़ गया, जितना चाहिए था उससे कम पड़ गया। वही तो लिमिटिंग है। कोई भी रिएक्टेंट जितनी उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, आप क्या करें, उससे कम ले लें, वही लिमिटिंग रिएजेंट है, वही लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहां पर हो गया A। अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई कि ये A हो गया। अब बच्चों बाकी की बात क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज डन दैट ओके, सो दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? अब ये बताना है कि असल में इस रिएक्शन के होने में किसका कितना यूज हुआ और कौन कितना प्रोडक्ट बना। तो बच्चों वो भी समझते हैं, लेकिन ये बात तो तुम्हें जरूर समझ में आ रही है बिना कुछ लिखा पढ़ी किए कि सर A तो लिमिटिंग है, ये तो सर पूरा खर्च हो जाएगा, और चूंकि B और C अब दोनों ही एक्सेस में है तो ये कुछ बच जाएंगे। कितने बचेंगे वो भी देखा जाए, लेकिन ये तो पहले स्पष्ट हो कि सर ये अपना जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो सर हो गया A, बहुत बढ़िया। और सर अपना जो एक्सेस रिएजेंट है वो सर 2 हैं, B और C। तो इनका कुछ हिस्सा, सम पार्ट इज अनयूज्ड, सम पार्ट इज अनयूज्ड। फाइन। नाउ द सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये कैसे पता करें कि सर कौन कितना खर्च हो रहा है और कौन कितना बच रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट में तो सोचना ही नहीं है, ये तो 100% गॉन, ये तो 100% यूज होना ही है। इसको सोचने की जरूरत आपको एक्सेस में है, ठीक। और फिर प्रोडक्ट में भी देखना होगा कौन बचेगा कौन रहेगा। अब बच्चों देखो नई बात, अब ये एक पार्ट तो हो गया, यहां तक ये निकालना सीख गए कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। ओके, अब दूसरा हिस्सा, पढ़ाई का दूसरा हिस्सा लिमिटिंग रिएजेंट में, कि अब सर रिएक्शन में कैसे चलेगी रिएक्शन, कौन कितना खर्च होगा, कौन कितना बनेगा, ये भी तो बताइए। देखो बच्चों बहुत आसान, देखो कैसे। जैसे ये लिमिटिंग है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रिएक्शन इस A के हिसाब से चलेगी। A के हिसाब से क्यों चलेगी? अगर बच्चों यहां पर A के 4 मोल्स रहे होते तो आप कहते कि सब पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएंगे, ABC, 1 मोल ऑफ B बनेगा सर और 2 मोल्स ऑफ Q बनेगा, ये मतलब होता है। लेकिन अब ये तो 3 मोल्स है, तो देखो जरा गौर करो, ये 2 मोल होता है तो ये 1 मोल बनता है और ये 3 मोल्स बनता है। 2 है तो ये 1 बनता है, सॉरी, अगर ये 2 मोल्स है तो हमें B के 1 मोल को यूज करना पड़ता है, यानी कि आधा, और C के 3 मोल्स को बच्चों यूज करते हैं, मतलब कि 1.5 गुना। ये मैं आपको बिना किसी फॉर्मूले से समझा रहा हूं, आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझने के लिए। हाँ? तो अगर आपने चलो अच्छा हम नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। बच्चों गौर करिए, फिर से मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, पहले मैं आपकी समझ को थोड़ा सा डेवलप करता हूं, फिर बच्चों इसका भी एक शॉर्टकट है। देखो देखो, अगर हम कुछ नहीं जानते हैं, सिंपल जोड़ना घटाना ही जानते, तो भी आंसर कर सकते हैं। कैसे? देखिए बच्चों गौर से समझिए, अगर कंप्लीट कंजम्पशन की बात करें, अगर बच्चों कंप्लीट कंजम्पशन की बात करें तो हम क्या समझते हैं? तो हम ये समझते हैं कि भाई हमारे पास 2 मोल्स A होना चाहिए, फिर उसके साथ हम क्या करते हैं, फिर 1 मोल हमारे पास B होना चाहिए,
और फिर हमारे पास 3 मोल्स होने चाहिए सी के, या इसी रेशियो में होना चाहिए। इन सब का डबल कर दो, इन सब का 10 गुना कर दो, इन सब का आधा कर दो, रेशियो मस्ट बी मेंटेन, तो कंप्लीट कंजम्पशन होता है। अब बच्चों जरा गौर करिए, इसमें आपने क्या किया, ये पता चल गया कि आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट इज ए, फाइन, मतलब वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये कितना था बच्चों, तो ये आपके उसमें दिया हुआ था कि ये 3 मोल्स था ए, तो ए के 3 मोल्स थे। अब बच्चों गौर से समझिए, अगर ए के 3 मोल्स हैं तो ए के 3 मोल को रिएक्ट करने के लिए कितना बी चाहिए, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं, बस लॉजिक से सोचना है। ए के 2 मोल्स को रिएक्ट करने के लिए बी के 1 मोल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है बच्चों, यानी कि ए के मोल्स का आधा। तो ए के 3 मोल्स को रिएक्ट करने के लिए कितना बी चाहिए होगा, तो आप कहेंगे सर इट मस्ट बी 1.5 मोल्स। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब ए के 3 मोल को रिएक्ट करने के लिए कितने सी चाहिए, तो वो कैसे पता चले, सर ए के 2 मोल्स को रिएक्ट करने के लिए सी के 3 मोल्स लगते हैं, यानी कि 1.5 गुने 1.5 टाइम्स। तो ए के 20 मोल को रिएक्ट करने के लिए कितना सी चाहिए, तो सर 30, है ना, 1.5 टाइम्स। तो ए के अगर 3 मोल है तो कितना सी चाहिए, तो 3 का 1.5 मीन्स हमें इसके साथ साथ 4.5 मोल सी चाहिए होगा। मतलब अब ये तीनों आपस में रिएक्ट करने वाले हैं, है ना, ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन एक्चुअल क्या दिया है, एक्चुअल तो हमें बी के लिए तो 2 मोल्स दे दिए और सी के लिए बच्चों 6 मोल्स दे दिए। ए के लिए बी के लिए 2 दे दिए और सी के 6 दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इतने मोल्स तो हो गए कंज्यूम, तो रहे कितने गए, 2 टोटल था, उसमें से 1.5 निकाल दीजिए तो 0.5 मोल्स बी बच गया अपने हाथ में। 6 मोल्स सी वॉज गिवन, उसमें से 4.5 कंज्यूम हो गया, तो बच कितना गया, 1.5 मोल्स बच गया। अच्छा, एक बात और, कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं बच्चों, सिंपल जोड़ने घटाने से बात चल रही है। अब बात हो कि अच्छा ठीक है सर पी बताइए कितना बने और क्यू कितना बने, देखो डायरेक्ट यू कैन आंसर, कैसे, प्रोडक्ट साइड देखो बच्चों, गौर करो। अगर आपके पास इफ यू आर हैविंग 3 मोल्स ऑफ ए, देन व्हाट विल हैपन, अभी मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं बच्चों, फिर इसका एक सिस्टमेटिक मेथड भी है बाय विच यू कैन गेट देम वेरी इजीली। इतना दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा, बट बच्चों दिमाग लगा के भी करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप समझ पाएंगे। ये बेसिक है, इसको छोटा करना ठीक है, वो भी हम लोग समझेंगे, बट इसको भी समझना जरूरी है। देखो बच्चों, 3 मोल्स, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 मोल्स ए के होते तो 1 मोल पी बनता और 2 मोल क्यू बनता। मतलब बच्चों जितने मोल हम ए ले रहे हैं उसका आधा बन रहा है पी और उतना ही बन रहा है क्यू। देखो 2 है तो ये 1 हो गया और 2 है तो ये 2 ही रहा। तो इफ यू आर स्टार्टिंग विथ 3 मोल्स ऑफ ए, then how much P you are going to get? So you are going to get 3/2 moles of P as well as how much Q you are going to get? You are going to get 3 moles of Q. 3 moles of Q. Let me explain everything once again. देखो बच्चों फिर से देखो, अगर हम 2 मोल ए 1 मोल बी का और 3 मोल बच्चों सी के लेते तो सारे के सारे रिएक्टेंट पूरी तरह से खर्च हो जाते और हमारे हाथ में 1 मोल पी का आता, 2 मोल क्यू के आती। तो बात स्पष्ट है। अब हमने क्या किया, हमने ये तो पकड़ लिया कि नहीं सर अब पूरे तो कंज्यूम हो नहीं रहे हैं, ये दोनों एक्सेस में बच जा रहे हैं बी और सी। तो सवाल आया कि कितना कंज्यूम होगा, सो बताइए। तो सर ए तो पूरा कंज्यूम होगा। तो बच्चों जो अब पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा उसको आपको रेफरेंस लेना पड़ता है। उसको क्या लेना पड़ता है, रेफरेंस। उसी के रिस्पेक्ट में फिर हम सबके आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि वही ना पूरी तरह से इसमें एग्जॉस्ट हो रहा है।
जैसे आपने 2 मोल्स बी के लिए आपको गिवन थे ना 2 मोल्स, तो क्या 2 मोल्स यूज हो गए इस इक्वेशन में? ना, इक्वेशन में तो बच्चों जितने यूज हुए हैं उसके हिसाब से ना आप आंसर करेंगे। 2 मोल्स तो यूज हुए नहीं। आपने लिए थे सी के 6 मोल, क्या 6 मोल यूज हो गए? ना, 6 तो यूज नहीं हुए ना। तो कैसे पता चलेगा कितना प्रोडक्ट बने? तो जितने मोल्स आप रिएक्टेंट्स को यूज करेंगे उसी के हिसाब से ना प्रोडक्ट बनेगा। तो बी और सी तो पूरा यूज ही नहीं हो रहा है, तो जो पूरा यूज है उसी के हिसाब से ना आंसर करोगे, उसी के अकॉर्डिंगली बताओगे ना कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो बच्चों, तो ए तो रेफरेंस हो गया। यहां पर रेफरेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रेफरेंस है वो क्या है? वो है लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू द लिमिटिंग रिएजेंट। हमेशा ध्यान रखें, सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू LR। ओके फाइन। देखो फिर से, तो ए है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो ए सही है। अब हम सबके आंसर लिखेंगे। तो 3 मोल्स ए था एक्चुअल गिवन इन द क्वेश्चन। ऐसा पता था हमें कि क्वेश्चन में 3 मोल्स ऑफ ए दिया है। तो ए के अगर 3 मोल हैं तो पहले बताइए बी कितना यूज करना है और सी कितना यूज करना है। तो बच्चों ए के 2 मोल्स होने पर इसका 1 मोल लेना रहता है और इसका 3 लेना रहता है। तो 1 का मतलब हो गया आधा। तो जितने भी मोल आप यूज करेंगे ए के, बी के मोल्स उसके ठीक आधे होने चाहिए। सो इफ यू आर यूजिंग 2 मोल्स देन दिस इज 1 मोल। इफ यू आर यूजिंग 3 मोल्स तो उसका आधा मतलब 1.5। तो बी का पता चल गया। और सी जो है उसका 1.5 गुना होना चाहिए, क्योंकि 2 पर 3 है, 20 पर 30 है। अगर ये 2 मोल्स है तो 3 मोल्स है, मतलब 1.5 गुना है। तो आपने इसके 3 मोल यूज करे तो उसका 1.5 गुना, तो 4.5। तो सी पता चल गया। अब पी कितना बना? जितना ए है उसका आधा पी बनेगा। तो ए है 3, तो उसका आधा कितना हो गया? 3/2। तो पी पता चल गया। जितना ए है उतना ही क्यू बनेगा, क्योंकि ये 2 है और ये भी 2 है। तो आपने 3 मोल ए का लिया तो 3 मोल क्यू का बन गया। So this was the answer without using any formula, any shortcut method, nothing else. Is simple, pure observation, pure common sense, no chemistry. Pure common sense, इसमें काहे की केमिस्ट्री? तो कोई भी बता देगा। कोई मोल कंसेप्ट पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ये तो कोई बता देगा कितना क्या बनना है। एनीवे, अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा इसका एक सिस्टमेटिक मेथड भी है। नहीं तो ऐसे क्या होगा, ऐसे करने में गड़बड़ी भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम अंदाजे में कुछ गलत ऊपर नीचे कैलकुलेशन कर दो, है ना। तो ये जो हमने लिखा है, ये तो जो अपना आंसर आया, दिस इज द आंसर यूजिंग जस्ट द कॉमन सेंस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी, है ना। कॉमन सेंस बेच के काम करोगे तो बहुत परेशान रहोगे बच्चों, है ना। केवल जो है अंधाधुंध रटन चलता रहेगा, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हाथ में रखेंगे, एंड इफ यू आर हैविंग द प्रॉपर नॉलेज एंड यू यूज दैट नॉलेज, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल। ओके, चलो। तो वैसे तो हमने आंसर तो कर ही दिया है। हमें यही तो बताना था कि कितना बी यूज हुआ, कितना सी यूज हुआ, कितना पी बना, कितना क्यू बना। सो दिस वी हैव डन, but let's have this in a more systematic and a shortcut type method, more direct method, है ना। उतना सोचना ना पड़े, उसका भी बच्चों एक तरीका है। देखो बच्चों, एक और थोड़ा सिस्टमैटिक इसका मेथड है, सिस्टमैटिक शॉर्टकट। सिस्टमैटिक भी और शॉर्टकट भी। देखो क्या, वैसे मेरे लिए तो वही शॉर्टकट है, हम देख के ही बता देंगे। आपके लिए भी वही होना चाहिए। कभी अगर देख के ना बता पाइए, ज्यादा कैलकुलेशन हो, ज्यादा रिएक्टेंट्स हो, देन यू कैन यूज दिस। देखो कैसे, हमें यह बताना है कि कितना कितना यूज हुआ, कितना कितना बना। तो लेट नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड वो आए Na- NB- और NC-। ठीक, अच्छा। और बच्चों, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं,
जिनका फॉर्मेशन हुआ तो वो क्या थे, पी और क्यू थे ना, तो उसको लिख दिए एन पी डैश और एन क्यू डैश। मैंने डैश क्यों लिखा है, इसलिए लिख दिया क्योंकि वहां पीछे एन ए एन बी एन सी लिख दिए थे, तो यहां पर एन ए डैश एन बी डैश एन सी डैश लिखिए। अब बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी बैलेंस रिएक्शन में जो मोल्स एक्चुअली यूज होते हैं उनके लिए रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, वो रेशियो तो सबका सेम आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एन ए डैश और ए का कोफिशिएंट बच्चों रिएक्शन में था 3, तो ये पक्का बराबर होना है एन बी डैश और बी का कोफिशिएंट कितना था 1, सॉरी ए का कोफिशिएंट था 2, दिस इज इक्वल टू एन बी डैश बाई 1। फिर ये इक्वल होना है एन सी डैश बाई सी का कोफिशिएंट था रिएक्शन में 3, यहां ऊपर रिएक्शन लिख देते हैं। सो रिएक्शन वॉज 2A प्लस B plus 3C, this gives P plus 2Q, and this must be equal to NP dash by 1. This is equal to NQ dash by 2. हमेशा ध्यान रखें किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो मोल्स यूज होंगे उनके लिए ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहता है बच्चों। ये स्टेटमेंट कब गड़बड़ होता है, जब कोई एक्सेस में हो, यानी कि हम वो मोल्स लिखें जो यूज ना हो रहे हों। जैसे हम लोग लिख रहे थे बच्चों Na/2 Nb/1 Nc/3, तो ये तीनों इक्वल नहीं आए थे ना। तो क्या Nb जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 और Nc जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 6, देखो कॉपी में 6 और ये 2 था, तो क्या 2 मोल्स B के वास्तव में यूज हो रहे थे? नहीं सर। क्या C के वास्तव में 6 मोल यूज हो रहे थे? नहीं सर, तभी तो गड़बड़ाया था ये। बट दीज आर द मोल्स विच आर एक्चुअली यूज्ड और एक्चुअली फॉर्म्ड। नंबर ऑफ मोल्स यूज, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मेशन, या फॉर्म्ड लिखना चाहिए, थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया, फॉर्म्ड होना चाहिए, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ओके, तो ये रिएक्शन, ये जो रिजल्ट है, ये हमेशा ट्रू किसके लिए रहता है? जिन मोल्स का आप यूज करते हैं या जो मोल्स बनते हैं। सो इस बात को जरूर ऐड करेंगे अपनी नोटबुक में प्यारे बच्चों कि दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू प्यारे बच्चों for the number of moles actually used। तो किसके मोल्स यूज्ड होते हैं प्यारे बच्चों? रिएक्टेंट्स के। एंड एक्चुअली फॉर्म्ड, किसके मोल्स बनते हैं प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट्स के। कभी फेल नहीं होगा ये रूल, हमेशा ट्रू रहता है। लेकिन किसके लिए? फॉर इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन अ बैलेंस्ड होना जरूरी है, केमिकल इक्वेशन, ये हमेशा रूल वैलिड रहता है। बस हो गया। अब आपको पता चल गया कैसा होता है, तो अब सबका आंसर आ जाएगा। कैसे? इस क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट Na डैश इज हाउ मच, कितने मोल्स इसके यूज हुए? 3, ये गिवन है क्वेश्चन में। हमें पता है कि भाई यही अपना रेफरेंस है, तो अगर हमें ये पता है कि Na डैश 3 है, तो क्या हम Nb डैश, Nc डैश, NP डैश और NQ डैश इसकी वैल्यू लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, एक झटके का काम है, तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगानी, तो बहुत बढ़िया हो गया, सीधे हमें आंसर मिल रहा है और दैट्स ऑल्सो परफेक्टली एक्यूरेट। तो चलो करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वही आना चाहिए जो अभी किए थे दिमाग लगा के, अब बिना दिमाग लगाए देखो करते हैं। तो बच्चों उस स्टेटमेंट को या उस लाइन को एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि आंसर लिखने में सहूलियत रहे।
तो एक काम करते हैं, एन ए डैश का तो मामला निपट ही गया है, वो तो 3/2 ही था। अच्छा, उसके बाद का लिख लेते हैं। सो दिस इज एन बी डैश, बी का कोफिशिएंट 1 है प्यारे बच्चों। फिर एन सी डैश, एन सी का कोफिशिएंट बच्चों 3 है। एंड दिस इज इक्वल टू एन पी डैश, पी का कोफिशिएंट अगन 1 है। एंड एन क्यू डैश और उसका कोफिशिएंट बच्चों 2 है। चलो, तो अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यूज्ड कितने हैं, तो आप कहेंगे सर ये मोल्स हैं अपने एन बी डैश। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व करिए। सो दिस इज 3/2 और यू कैन से 1.5 मोल्स। परफेक्टली करेक्ट। फिर पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी यूज्ड, ये क्या है, ये है सर एन सी डैश। तो ये एन सी डैश क्या है सर, 3/2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर दिस इज 9/2 विच इज 4.5 मोल्स। अरे वाह सर, ये तो अभी हम लोग कर लिए थे, 4.5 भी तो आया था। फिर आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी फॉर्म्ड। पी तो प्रोडक्ट है ना बच्चों, कितना पी बन रहा है, तो ये है भाई एन पी डैश। तो क्या है एन पी डैश, 3/2। अरे सर ये भी बढ़िया हो गया, 1.5 भी तो आया था, एक आधा तो था ना पी। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू फॉर्म्ड कितना होगा, सर ये आपने बताया एन क्यू डैश। अच्छा एन क्यू डैश तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 6/2। अरे सर ये भी तो बिल्कुल बढ़िया हो गया, 3 मोल्स ही तो आया था, ए के बराबर ही तो था क्यू। बस ऐसा ही होना ही है, होना ही है। यू आर बाउंड टू गेट द करेक्ट रिजल्ट इफ योर प्रोसेस इज करेक्ट। बच्चों ध्यान रखें, सो ऑलवेज फोकस ऑन योर प्रोसेस, रिजल्ट्स विल फॉलो। सिमिलरली देयर इज अ बिगर रिजल्ट, that your result in these exams. So these exams also has a fixed process. So follow the process. Result will follow. So this is your answer. This is a systematic, shortcut, easy method to get कि कौन कितना यूज हुआ, कौन कितना बना। अब कोई पूछे अच्छा बताइए सी कितना बच गया, तो जितना लिया था 6 मोल उसमें से ये 4.5 मोल यूज हो गए, तो बच कितने गए, 1.5 मोल्स बच गए, रिमेन्स। That's it. So with this part, we did our limiting reagent, excess reagent complete, done. Thank you.